बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो आपको पता होगा। अब इस जमीन सर्वे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सर्वे को समय पर पूरा करने और फिर भूमि स्वामित्व के बारे में 100 घोषणाओं के लोगों को अधिक समय देने का निर्देश दिया है। जी हाँ, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए लोगों को अधिक समय देने का निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज जमा करते समय किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि चल रही भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन विभाग को भूमि स्वामियों को 100 घोषणा जमा करने के लिए अधिक समय देना चाहिए। इसके अलावा म्यूटेशन और फिर जमाबंदी रजिस्टर जैसे अन्य कार्यों को समानांतर जारी रखना चाहिए। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों बिहार के बेगूसराय से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर अपनी चचेरी बहन से एक युवक ने मंदिर में जाकर के शादी रचा ली है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले की शिकायत लड़की की मां ने थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला बिहार के बेगूसराय जिला के वीरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। लड़की की माँ ने आरोप लगाया है कि वह युवक उनकी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला करके भगा ले गया था। जब उन्होंने आगे बताया है कि कॉलेज में उनकी बेटी फॉर्म भरने के बहाने घर से निकली थी। इसके काफी समय बाद भी वे घर वापस नहीं लौटी। हालांकि स्थानीय लोगों का इस मामले से में कहना है कि दोनों बालिग है। जब दोनों ने बेगूसराय के चट्टी रोड स्थित एक मंदिर में शादी कर ली। इस बात की पुलिस को भी जानकारी मिली है। आपको बता दूं कि वीरपुर थाने में लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और अपनी बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई है। दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात का पुलिस परिजनों से दावा कर रही है। दोस्तों आरजेडी ने बिहार में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये बिहार के आम लोगों के पैसे को लूटने का प्रयास है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि घरों में जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर में कई तकनीकी खामियां हैं जो बिजली की वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये और भी अधिक दुखद है कि इस तरीके के मीटर लोगों के वास्तविक विरोध को दबाने के लिए सुरक्षा दलों की मदद से लगाए जा रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक सीएमडी पंकज पाल ने हाल ही में बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनियों की टीमों को सुरक्षा बल मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सीएमडी द्वारा जिलाधिकारियों को इस तरह के पत्र लिखना बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने पूछा है कि क्या सीएमडी ने खुद पत्र लिखा है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमति ली गई है। राजद नेता ने कहा है कि बिहार के किसानों को प्रतिदिन केवल 8 घंटे ही बिजली मिल रही है, जबकि बचे हुए बिजली अन्य राज्यों को कम कीमत पर बेची जा रही है, जिससे बिहार में कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कृषि को नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दोस्तों नेपाल में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर बिहार के 12 जिलों पर पड़ा है। इन जिलों के लगभग 1,41,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल से आने वाले पानी मैदानी इलाकों में तेजी से फैल रहा है। आपको बता दूं कि सुबह से रात 12 बजे तक कोसी बराज से 6,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये 56 सालों में दूसरी बार सबसे अधिक है। इस हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 72 घंटे मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। वहीं पर आकाशीय बिजली से बिहार के अलग अलग जिलों में 4 लोगों की जान गई है। आज मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण नेपाल की तलहटी और फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। वहीं पर नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल सरकार के निर्देश पर कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और फिर अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण बाढ़ ने बिहार के 13 जिलों को प्रभावित कर लिया है। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिससे लगभग 1,41,000 लोग प्रभावित हुए हैं। जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ राहत कार्यों को तेज कर दिया है और फिर एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमों को सुरक्षित निकासी के लिए तैनात कर दिया है। जब बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 3 राहत शिविर और फिर 1 सामुदायिक रसोई
केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर 1200 बाढ़ शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। राहत सामग्री के तहत अब तक करीब 200 पॉलीथीन शीट्स और फिर लगभग 2200 ड्राई राशन पैकेट का वितरण किया गया है। इसके अलावा 240 नाव का परिचालन किया जा रहा है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। वहीं पर नेपाल में बागमती नदी के बांध के टूटने के कारण बरगनिया के रिंग बांध से रिसाव शुरू हो गया है। इससे दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है और कई मकान धराशायी हो गए हैं। नेपाल के रौटहट जिले में बागमती का बांध टूटने की खबरों से बैरगनिया में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी का स्तर और बढ़ा तो फिर बैरगनिया के रिंग बांध पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और हो सकता है कि बांध भी टूट जाए। अगर बांध टूटा तबाही दिखाई देगी। दोस्तों, स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि आरजेडी के सभी नेतागण तेजस्वी यादव को बिहार सरकार को घेरने में कमर कस ली है। वहीं पर बीजेपी ने अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के हर पहलू को समझते हैं, वह अनुभवी व्यक्ति है। जब उनके सत्ता में रहने के दौरान ये अभियान तेजी से चला था, जब उस समय क्यों चुप थे। वहीं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये सब बेशर्म लोग हैं। जब सत्ता में थे तो फिर उस समय स्मार्ट मीटर नजर नहीं आया था, जब सत्ता में रहते हुए तो फिर कुछ और भूल जाते थे। जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर शुरू किए गए थे। जिस तरह से स्मार्ट मीटर मोबाइल सेवाएं काम करती है, वैसे ही बिहार में स्मार्ट मीटर प्रीपेड तकनीक है। या इसमें अगर कोई भी कमी है तो फिर उसे रिपोर्ट करना प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। जब सरकार उस मुद्दे को गंभीरता से स्वीकार करेगी और फिर सुधारेगी, लेकिन केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। वहीं पर इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि तेजस्वी यादव ट्वीट करने के अलावा क्या करते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार की कोई भी चिंता नहीं है, न ही वे यहाँ के मुद्दों को समझते हैं। विकास के नाम से ही उन्हें चिढ़ होती है। सरकार किसी भी क्षेत्र में विकास का काम करती है तो फिर उन्हें कमी दिखती है। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए तो फिर ये लोग आग बबूला हो गए थे, जब सदन का बहिष्कार कर दिया था। इनका काम सिर्फ ट्वीट करना है। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रसाद किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी जनसुराज लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 सदस्यीय संचालन समिति का गठन करेंगे, जो कि 2025 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेगी। ये बात प्रसाद किशोर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक इंतजार करें, ये एक आश्चर्यजनक कार्य समिति होगी। हालांकि उन्होंने खुद को 2025 में मुख्यमंत्री पद और फिर पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग प्रसाद किशोर को नहीं बल्कि जनसुराज को वोट देंगे। 2 अक्टूबर को पार्टी अपने नेता का चयन करेगी। पार्टी के संविधान और फिर पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए एक संचालन समिति की घोषणा भी होगी। दोस्तों, नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में नदियों का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की जा रही है। जब पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज से शनिवार को 4,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दियारा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर नेपाल के नारायण घाट से भी 6,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी चंपारण की गौनाहा प्रखंड के 200 गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का भी है, जहाँ पर घरों में पानी घुस चुका है। कोसी बराज से कोसी का डिस्चार्ज 5,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। तटबंध के अंदर बसी आबादी को बाहर आने और फिर ऊंचे तथा सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को कहा जा रहा है। दोस्तों, नेपाल में 36 घंटे भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जब नेपाल से बहने वाली बागमती, गंडक, कोसी, लालबकिया, महानंदा आदि नदियां 95 स्थानों में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। जब कोसी प्रदेश में अरुण जलाशय विद्युत परियोजना का बांध ओवरफ्लो हो गया है। जब कोसी बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से 126 मीटर ऊपर बह रहा है। अभी तक बैराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इसके कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साल 1963 में कोसी बैराज बना था। इसके बाद इसकी लाइफ 50 साल से बढ़ा करके 60 साल कर दी गई। अब तक इसकी लाइफ 60 साल पार हो चुकी है। जब कोसी में सिल्टेशन अधिक होता है, जहाँ सिल्ट इतना हो गया है कि सभी 56 फाटक में सिल्ट भर गया है। इससे पानी का प्रवाह अपेक्षित गति में नहीं हो पाता है। जब 14 अगस्त 2023 में 4,62,000 क्यूसेक पानी आया था, यह इसके कारण काफी अफरा तफरी मची थी। उस समय जल संसाधन मंत्री थे संजय झा। उन्होंने बीरपुर में पत्रकारों को बताते हुए इसे मेजर खतरा बताया था। जब बैराज पर पूरी तरीके से नजर रखने की बात कही थी, बैराज की लाइफ पूरी हो जाने की भी बात कही थी। उसी दौरान उन्होंने इसका असेसमेंट करना जरूरी बताया था। यह कहा था कि परिस्थिति ने बैराज को लेकर के अलार्मिंग स्थिति पैदा कर दी है।
दोस्तों, बिहार के नवादा जिला में सोशल मीडिया पर एक प्रेमी जोड़ी का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में ये दावा किया जाता है कि स्थानीय लोगों ने जबरदस्ती दोनों को पकड़ करके मंदिर में शादी करा दिया। इसके बाद दोनों को पुलिस अपने साथ पकड़ करके थाना ले गई। हालांकि थाना प्रभारी रुपेश कुमार ने कहा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बताया जाता है कि झारखंड के रहने वाले उज्जवल शाही नालंदा में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। तभी कुछ स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और फिर दोनों को पकड़ करके जबरदस्ती स्थानीय विष्णु भगवान के मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि काफी लोगों की भीड़ है और फिर भीड़ में प्रेमी जोड़े को खड़ा करके युवक से लड़की की मांग में सिंदूर डलवाया जा रहा है और फिर प्रेमिका के गले में माला पहनाई गई है। यहाँ खड़े लोगों ने अपने अपने मोबाइल से दोनों की वीडियो भी कैद करके सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। हालांकि केडीबी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में ये पहली घटना नहीं है। जब पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पर प्रेमी जोड़ा अगर किसी से मिलते हैं तो फिर उसके साथ जबरदस्ती करके लोगों के जरिए शादी करवा दी जाती है। लेकिन वारिसलीगंज पुलिस की लापरवाही का सामने निकल करके सामने आई, जहां पर उनके जरिए कहा गया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि ये वीडियो वारिसलीगंज का ही बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल दिशा की तरफ जाना चाह रहे हैं और नियमित ट्रेनों में आरक्षित टिकट नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। रेलवे इस दौरान पिछले साल की तुलना में 20 से 25% अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। भीड़ का आकलन करके त्योहार के दौरान हर दिन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने अपने घर पहुंच करके त्योहार में शरीक हो सके। यह हर साल की तरह इस साल भी दीपावली और फिर छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ रवाना होंगे, जबकि इसके पहले दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल और असम की तरफ। लिहाजा रेलवे इन रूटों पर आवागमन करने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने की तैयारी है। हर साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश नियमित ट्रेनों में 2-3 महीने पहले ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। यह इस साल भी सप्त क्रांति, पूर्वा बिहार सप्त क्रांति, सत्याग्रह, गरीब रथ समेत किसी भी नियमित ट्रेन में आरक्षित बर्थ खाली नहीं है। यह कड़े नियम होने की वजह से इस साल यात्री वेटिंग टिकट पर ही यात्रा कर पाएंगे। इसी को देखते रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को खास तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसी तरह नियमित निगरानी भी करने को कहा गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पिछले साल कुल 4,429 स्पेशल ट्रेनों के फेरे लगाए गए थे, जिनके माध्यम से लाखों यात्रियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिली थी। इस साल 6,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों की तादाद का अनुमान लगाते हुए इस साल रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलाई जाए। दोस्तों, बोध गया में मौजूद बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शनिवार को राजनीतिक प्रश्नों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को जगाने के लिए सबसे पहले आपसी मतभेद को मिटाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर धाम नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हुए हैं, बिहार के गया आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को जगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऊंच नीच और छुआछूत को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम गाँव गाँव तक जाएंगे, सबको गले लगाएंगे, हम सभी धर्मचारी और फिर संतों के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि सारी अवधारणाओं को त्याग करके एक गांव तक जाना पड़ेगा जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो उसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर भारत को सनातनी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये संभव है। राम के राष्ट्र में राम की बात करना ये कौन सा असंभव है। अगर बहन बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अभी हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। बेटी अभी जो महालक्ष्मी के साथ निर्भया कांड, पाल घर के संतों को पीटा गया, रामचरितमानस को जलाया गया और बंगाल आप सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इन सब परिस्थितियों को देख करके हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि हमारे लिए कोई वीआईपी भक्त नहीं है। जो 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बागेश्वर धाम से आए हैं। जब सभी भक्त सामान्य हैं, मिलने का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दोस्तों, बिहार से एक विचित्र घटना सामने आई है और यह हैरान कर देने वाली घटना है। आपको बता दूं कि बिहार के एक मंदिर में माथा टेकने के बाद एक चोर ने शिवलिंग के ऊपर से सांप की मूर्ति को ही चुरा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। घटना बिहार के छपरा जिले के एक मंदिर का है। जब वीडियो देख करके लोग चोर की इस हरकत पर हैरानी जता रहे हैं। ये चोर भगवान में आस्था के साथ साथ आसानी से पैसे कमाने की इच्छा से मंदिर आया था। जब सबसे पहले शिवलिंग के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ से प्रणाम किया। इसके बाद किसी ने आसपास देखा तो शायद उसे मंदिर में लगे सीसीटीवी के बारे में पता नहीं चला। जब मंदिर में प्रवेश करने और फिर हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने के बाद वे धीरे धीरे शिवलिंग की ऊपर से नाक की
की पीतल की मूर्ति को हटा देता है, यानी कि चोरी कर लेता है, उठा लेता है। उससे पहले ही वह एक बार फिर से हाथ जोड़ता है और फिर धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर से मौजूद सांप को बाहर निकाल लेता है और हाथ में लेकर के भाग जाता है। ये घटना 12 सितंबर की है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये घटना छपरा के बटेश्वरनाथ मंदिर की है। चोर की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। ये इस घटना की FIR छपरा के भगवान बाजार थाने में दर्ज कराई है। दोस्तों, बिहार के DGP आलोक राज विधि व्यवस्था और फिर अपराध नियंत्रण के लिए हर सप्ताह जिलों का दौरा करेंगे। जहां सबसे पहले उन जिलों का दौरा किया जाएगा जहां पर आपराधिक कांड सबसे अधिक हो रहे हैं। भोजपुर जिले के दौरे के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। DGP शनिवार को सुबह से ही भोजपुर जिले की विधि व्यवस्था और फिर आपराधिक कांडों का जायजा लेने के लिए आरा पहुंचे। इस दौरान शाहबाद रेंज के DIG नवीन चंद्र झा और फिर SP राज के साथ उन्होंने पूरे जिले के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। DGP ने पुलिस पदाधिकारी को 6 बिंदुओं पर विशेष तौर पर काम करने का टास्क दिया है। अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्ती बरतने और फिर आम जनता की शिकायतें सुनते हुए उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया है। इसके अलावा विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्ती को लगातार सक्रिय करने को कहा गया है। पेशेवर और फिर संगठित अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ ही ट्रायल चला करके उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने का टास्क भी पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। आपको बता दूं कि DGP आलोक राज ने कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर के समीक्षा बैठक की थी। इसमें भी SP से लेकर के IG स्तर तक के अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग के टिप्स दिए थे। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी अब बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुकेश सहनी 28 सितंबर को पटना स्थित अपनी पार्टी प्रधान कार्यालय पर VIP पार्टी के में बिहार के सभी जिलाध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों के साथ बैठक की तथा पार्टी की आगामी रणनीति एवं कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से संवाद किया। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा 3 चरणों में होगी। मुकेश सहनी ने कहा कि 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक किसी न किसी जिला में रात्रि विश्राम होगा, या संबंधित जिले में किसी नेताओं के साथ मुलाकात होगी और फिर चर्चा होगी। 11 मार्च को IT सेल के द्वारा अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस के मौके पर युवाओं का पटना में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में युवा भाग लेंगे। इसके बाद पूरे बिहार के सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बूथ से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा। 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम किया जाएगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और फिर राजद के पूर्व MLC सुनील कुमार सिंह ने की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जहां पटना सिटी कोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी की एक मामले में इश्तेहार वारंट जारी कर दिया। जहां पटना सिटी कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा कुमारी की अदालत इश्तेहार जारी किया है। कोर्ट से इश्तेहार मिलने के बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने सुनील कुमार सिंह के कांति पैलेस अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में शनिवार को इश्तेहार चस्पा कर दिया। अगर इस मामले में पूर्व MLC सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट से आदेश लेकर के पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती करेगी। बताया जाता है कि सुनील सिंह के खिलाफ साल 2005 में फतुहा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ IPC की धारा 406, 420 और फिर 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने कई बार सुनील कुमार सिंह के खिलाफ नोटिस जारी करके उन्हें हाजिरी होने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वहीं पर अब इश्तेहार जारी कर दिया गया है। दोस्तों, कटिहार के मनिहारी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बागमरा पंचायत के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग परेशान हैं। घर में घुसे पानी के कारण लोग सड़कों और फिर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए जनप्रतिनिधि राहत शिविर चलाने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं पर बाढ़ पीड़ित भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब मनिहारी प्रखंड के सभी पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है, जिसमें बागमरा पंचायत और फिर नगर पंचायत सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी हर एक घर में घुस चुका है, जिसमें स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जब बाढ़ के कारण लोग खुले आसमान के नीचे सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं।
दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। जब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार बारिश के कारण नेपाल में बाढ़ से कम 66 लोगों की जान चली गई है। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नेपाल के तराई वाले इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं पर दूसरी ओर नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश से बिहार में गंडक और फिर कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कल से ही नेपाल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। यह नेपाल पुलिस के उप प्रवक्ता विष्णु अधिकारी ने बताया है कि लगातार बारिश के कारण देश भर में मारे गए 66 लोगों में से 34 की जान काठमांडू घाटी में गई है। बाढ़ में 66 लोग घायल भी हुए हैं। देश भर में कुल 79 लोग लापता है। वहीं पर दूसरी ओर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार के 13 जिलों में भीषण बाढ़ की संभावना है। यह सरकार ने इन 13 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया है। कोसी और फिर गंडक आने वाले समय में तबाही मचा सकती है। दोस्तों, अगर आप रोजी रोटी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो फिर अपनी सुरक्षा का जिम्मा छोड़ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहारी प्रवासियों की यानी कि बिहारी लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में अवस्थित बिहार भवन से लेकर के राज्य मुख्यालय में मौजूद अधिकारी 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसको लेकर के नए पदों पर सृजन किया गया है ताकि प्रवासियों के हितों के लिए विशेष सेल का गठन किया गया है। आंकड़ों को देखें तो फिर बिहार से बाहर रह करके 45,78,000 से अधिक लोग किसी न किसी तरह का काम कर रहे हैं, जो कि कुल आबादी का ये 3.50% है, यानी कि 3.5% है। जबकि 5,52,000 बिहारी छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ाई करते हैं। वहीं पर विदेशों में पढ़ाई करने वालों की संख्या 23,738 है, जो कि कुल आबादी का 0.02% है। यदा कदा इन प्रवासी बिहारियों को कुछ न कुछ समस्या होते रहते हैं। ऐसे में दिल्ली में अवस्थित स्थानीय आयुक्त के माध्यम से प्रवासियों को बिहार लाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन इसमें परेशानी होती है। जब पटना से श्रम विभाग के अधिकारियों को दिल्ली या फिर पटना घटना वाले राज्यों में भेजना पड़ता है। इस समस्या का अस्थायी निदान के लिए ही विभाग प्रवासी सेल बनाएगा। इसके तहत दिल्ली कार्यालय के लिए सहायक श्रमयुक्त और फिर उप श्रमयुक्त का पद सृजित किया गया है। अभी वहाँ श्रम अधीक्षक कार्यालय कार्यरत है। वहीं पर श्रम संसाधन विभाग के मुख्यालय में भी प्रवासी कोषांग बना करके श्रम अधीक्षण सहायक श्रमयुक्त और फिर उप श्रमयुक्त का पद सृजित किया गया है। यह सेल के सभी अधिकारी प्रवासियों को देश विदेश से लाने का इंतजाम करेंगे। दोस्तों, आज सुबह 8 बजे कोसी बैराज से 4,18,285 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। साथ ही 12 क्षेत्र में 3,53,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तटबंध के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निकालने में जुट गया है। जहां आपको बता दूं कि इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेपाल में हो रही निरंतर बारिश से कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कोसी बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोसी नदी का जलस्तर 56 वर्षों बाद रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उन्होंने कोसी तटबंध के भीतर बांध एवं नहर के नजदीक बसे लोगों को सतर्क और फिर सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ता भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर और फिर सजग रहने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन और सरकार से आग्रह है कि लगातार मॉनिटरिंग करके चौकन्ना रह करके लोगों को सावधान करें एवं उन्हें सुरक्षित रखें। बाढ़ और बारिश को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल और फिर बिहार के व्यापक क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग ने पटना सहित 13 जिलों में अति विशिष्ट की चेतावनी दी है, इसलिए इन जिलों में लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थान पर आश्रय लेने में देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में अगले 10 सालों में बिजली की खपत दोगुनी हो जाएगी। बिहार में जिस अनुपात में बिजली की खपत बढ़ रही है उस हिसाब से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ये अनुमान लगाया है। प्राधिकरण ने देश के सभी राज्यों के लिए ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-34 तक बिहार में 17,097 मेगावाट बिजली खपत होने का अनुमान है। अब तक बिहार में अधिकतम 8,005 मेगावाट बिजली की खपत हुई है। दरअसल बिहार में साल दर साल बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है। साल 2005 में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी। साल 2012 के पूर्व पहले बिहार में औसतन 12 से 15 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी। अधिकतम विद्युत आपूर्ति 1700 मेगावाट थी। 2012 में 21 अगस्त को 1751 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। वहीं पर 2013 में 13 अक्टूबर को 2231 मेगावाट बिजली दी गई, जबकि 2014 में 21 अक्टूबर को 2831 मेगावाट तो फिर 2015 में 2 अक्टूबर को 3459 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। 5000 मेगावाट का आंकड़ा 2018 में पार हुआ। इसके बाद 8 जून 2021 को कंपनी ने
ने 6094 मेगावाट बिजली आपूर्ति की। 15 जुलाई 2021 को कंपनी ने 6627 मेगावाट बिजली आपूर्ति की। साल 2022 में कंपनी ने रिकॉर्ड 6727 मेगावाट बिजली आपूर्ति की। साल 2023 में 7576 मेगावाट बिजली आपूर्ति की। इस साल बीते 23 सितंबर को 8005 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई, जो अब तक का सबसे अधिक है। बिहार में अभी हर रोज औसतन 7 से 7500 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। हालांकि बिजली कंपनी ने 9774 मेगावाट बिजली का करार कर रखा है। इसमें एनटीपीसी की ओर से 6000 मेगावाट से अधिक बिजली मिल जाती है। वहीं पर निजी कंपनी से 500 मेगावाट बिजली मिल जाती है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। हर दल किसी न किसी बहाने जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाल ही में आभार यात्रा का पहला चरण पूरा किया है। वहीं पर जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा कार्यकर्ता समागम शुरू कर चुके हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बेगूसराय शेखपुरा के बाद राघोपुर जा चुके हैं। उनका यात्रा का कोई भी शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन रुक रुक करके वे जनता तक पहुँच रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकल चुके हैं। आश्चर्यजनक ढंग से भाजपा निश्चित बैठी हुई है। यह सब तब हो रहा है जब चुनाव में अभी साल भर की देरी है। यह तेजस्वी यादव ने पहले चरण में 10 सितंबर से 17 सितंबर तक समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और फिर मुजफ्फरपुर की यात्रा की। यह यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जहां उनकी सुनी और फिर 17 महीने सरकार में रहने के दौरान की गई अपनी उपलब्धि गिनाई। यह कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की कर दी। कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के आधार पर तेजस्वी यादव ने कुछ विधायकों को अपने सुधार लाने की चेतावनी भी दी, जब उनके टिकट काटने तक की बात कही। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि महागठबंधन सरकार की 17 महीने की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा हर जिले में होने वाली है, जिससे सभी 243 विधानसभा क्षेत्र कवर हो सके। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा नाम से अपना दौरा शुरू किया। उनकी बिहार यात्रा 25 सितंबर से शुरू हुई। यह यात्रा का आरंभ उन्होंने अरवल जिले के कुर्था स्थित शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल से किया है। उन्होंने भी सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की जीत सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य में रैयतों से ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रपत्र के जरिए जमीन का पूरा विवरण भर करके लिया जा रहा है। लेकिन जमीन सर्वे की ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ गांव के नाम को लेकर के समस्या आ रही है। इनके नाम सूची से गायब है या फिर एक ही गाँव के नाम के 2 अलग अलग क्रमांक संख्या दर्ज है। एक गाँव का नाम 2 स्थानों पर दर्ज होने दूसरे का नाम सूची से हट गया है। हालांकि अभी इसे लेकर के कोई भी सटीक आंकड़ा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास नहीं है कि कितने गांव के नाम सूची से गायब है, क्योंकि इस तरीके की शिकायतें कुछ स्थानों से आ रही है। इसके बाद ही विभाग को इसकी जानकारी हो रही है। अब तक करीब 3 दर्जन ऐसे गांव के बारे में सूचना मिल चुकी है। ऐसे मामलों में संबंधित जिलों के सर्वे कार्यालयों को इन मामलों को वापस कर दिया गया, ताकि इसकी समुचित तरीके से मिलान करके पूरी जाँच करके इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा सके। अब तक मुजफ्फरपुर से 18, गया से 12, औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी समेत कुछ अन्य जिलों से कुछ की संख्या में ऐसे गाँव के बारे में विभाग को जानकारी मिल चुकी है। इस मामले की पड़ताल करने के बाद इन्हें जमीन सर्वे के लिए तैयार की गई विशेष वेबसाइट की सूची इसमें ठीक करवा दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूर्ण करना है। हालांकि प्रारंभिक चरण में इस प्रक्रिया को लेकर के रैयतों में कई प्रकार के भ्रम और फिर चिंता उत्पन्न हो रही है। जब भूमि सर्वे को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने आज भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल शामिल। इस बैठक का उद्देश्य सर्वेक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा करना है और फिर रैयतों की समस्याओं पर चर्चा करना था। सरकार ने रैयतों को अपने भूमि कागजात तैयार करने के लिए 3 महीने की अंतरिम समय देने का निर्णय लिया है। ये कदम उन चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है जिनका सामना लोग दस्तावेज जुटाने में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और फिर राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य सर्वेक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा करना और फिर रैयतों की समस्याओं पर चर्चा करना था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मीडिया को बताया है कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य बंद नहीं हुआ है और सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेजों की तैयारी में किसी प्रकार की अड़चन न आए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपायों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले ही देशवासियों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। मोदी सरकार के इन ऐलान से देशवासियों में खुशी का माहौल है। दरअसल केंद्र सरकार ने डिरेस अलाउंस में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा करके 1035 रुपए प्रतिदिन तक कर दी है। यह श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस ऐलान के पीछे सरकार का लक्ष्य जीवन यापन की बढ़ती लागत से पार पाना, इस प्रक्रिया में श्रमिकों की मदद करना है। यह सरकार की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब निर्णय साफ सामान उतारने चढ़ाने जैसे अकुशल काम में लगे श्रमिकों के लिए क्षेत्र एवं न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन, जो कि 20,358 रुपए महीना होता है। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने वेरिएबल डिरेस अलाउंस में बदलाव करते हुए श्रमिकोकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा करके 1035 प्रतिदिन तक करने का ऐलान कर दिया है। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपए प्रतिदिन, कुशल लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या फिर गार्ड के लिए 954 रुपए प्रतिदिन होगी। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जिस मामले में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ यह कड़ा आदेश दिया है, उसके बारे में कि वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की जबरन वसूली की गई है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल और फिर सीमावर्ती राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण कोसी, महानंदा समेत अन्य नदियां उफान पर आ गई है। कमोबेश राज्य की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जब राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और संभावित बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अब बाढ़ को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। RJD चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटियां मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य ने इसका ठिकरा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा है और कहा है कि मुख्यमंत्री और फिर राज्य की सरकार अगर बाढ़ को लेकर के सजग होते तो आज ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते। बिहार में लगातार पुल धराशायी हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गहरी नींद में सो रहे थे। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पिता का कल श्राद्ध क्रम था। इस श्राद्ध क्रम में बिहार के कई राजनेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और RJD सांसद मीसा भारती भी शामिल हुई। जब पटना से पूर्णिया जाते समय मीसा भारती ने पत्रकारों से बातचीत की और फिर इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बिहार में काफी गंभीर है। हम लोगों ने भी स्थिति को देखा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्री, उनके अधिकारी निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरीके से इंतजाम कर रहे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जनता को ये बताना चाहिए कि क्या कह रहे हैं और फिर हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर होंगे। दोस्तों, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जिले की नदियां उफान पर है। जहां आपको बता दूं कि किशनगंज के महानंदा, कनकई, वहीं पर बायसी में बहने वाली महानंदा, कनकई और फिर परमान नदी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ पर हालात भयावह है। बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी में कटाव ने भयावह रूप ले लिया है। यहाँ पर एक मस्जिद का ढांचा कनकई नदी में समा गया है। इस घटना का 28 सेकंड का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। जब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे मस्जिद का ढांचा महज चंद सेकंडों में ही नदी में समा गया। वीडियो बायसी के ताराबाड़ी पंचायत के पश्चिम टोला के ताराबाड़ी का है, जहां पर यहाँ पर कनकई नदी की लहरों ने जमीन को अंदर ही अंदर इस कदर काटा कि महज 7 सेकंड के भीतर ही मस्जिद का एक ढांचा कनकई की कोख में समा गया। 28 सेकंड के इस वीडियो में कनकई नदी के कहर से डरे सहमे 3 बच्चों और फिर 9 युवक को नदी के किनारे से घरों में भागते हुए और फिर छिपते हुए देखा जा सकता है। जब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कनकई की तेज बहाव मस्जिद के ढांचे की सतह से आकर के टकराती है, जिसके बाद देखते ही ये ढांचा चंद सेकंड में कनकई की लहर में जल्द समाधि ले लेता है। दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है और फिर जनसुराज की एंट्री के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में कई अहम बातें कही है। जब पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि वे फरवरी के महीने में गांधी मैदान में वे बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट रखेंगे। प्रशांत किशोर ने बताया है कि बिहार के सभी 8,500 पंचायतों के विकास
विनाश का खाका होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार को पूरी तरीके से बदलने का दावा भी पेश करते हुए कहा कि वे खुद जनसुराज के नेता नहीं होंगे, बल्कि उनसे भी बेहतर और फिर योग्य शख्स इसका नेतृत्व करेंगे। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपने नई राजनीतिक पार्टी का पहले से ही ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नई पार्टी बनने के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि कितने योग्य लोग उनके साथ हैं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि सिर्फ 1200 परिवारों का ही बिहार की राजनीति पर कब्जा है। उन्होंने दावा किया है कि जनसुराज नए और फिर योग्य लोगों को राजनीति में अवसर देगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज अपने दल में राइट टू रिकॉल लागू करेगा। प्रशांत किशोर ने बताया है कि टिकट के पहले इसे मानने के लिए शपथ पत्र देना होगा। दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी पर वीरपुर बाराज से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तरी और फिर मध्य बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई है। 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं और फिर सड़कें बंद हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं। जहां उधर नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। जहाँ अररिया जिला के निवासी तारक चंद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि पानी के कारण अनाज, दालें और फिर हमारे कपड़े जैसे सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी पर वीरपुर बाराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ शुरू है, जब बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर पटरियों पर पानी जमा होने के कारण रेलवे परिचालन बुरी तरीके से बाधित हो गया है और फिर कोसी बैराज के पास एहतियात तौर पर कई सड़कें बंद हो गई है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी करने और फिर कटाव या फिर क्षति के किसी भी संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए 24 घंटे टीमें तैनात की है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे गंडक बराज में 5,40,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है।